शतरंज का एक नियम बहुत अच्छा है। कोई कैसे भी, कैसी भी, कितनी भी चालें चले, अपने अपनों को नहीं मारते। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, शतरंज का ये नियम बहुत अच्छा है। हम सब भी उन्हें अपना मानते हैं, लेकिन वो पराये जैसा बर्ताव कर रहे हैं। और पराये जैसा बर्ताव इसलिए कि वो ही बेहतर जानते हैं, और उनके पराये जैसे बर्ताव की वजह से उनकी खुद की जान जोखिम में है। और जब खुद की जान जोखिम में है तो वो ये नहीं सोच रहे कि उनकी ये हरकत दूसरों की जान पर बनाई है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ वो जमातियों की जो इन दिनों बगैर सोचे समझे एटम बम की तरह घूम रहे हैं। अगर घूम नहीं रहे तो वो वहां जाकर छिप रहे हैं जिसमें वो खुद के साथ साथ अपनों को भी मुसीबत में डाल रहे हैं। जी हाँ, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो जान अपनी जोखिम में डालकर इनकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं, फिर वो चाहे समाज सेवी संगठन हो, पुलिस हो, चिकित्सा कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, उनके साथ जो इनका बर्ताव है उससे गर्दन झुक जाती है। नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं हूं मनीष अवस्थी। देश का सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हूं। आखिर जमातियों के दिमाग में ये जहर कौन भर रहा है? आखिर जमातियों की जहालत रुक क्यों नहीं रही? दुनिया का हर देश, पूरा भारत एकजुट होकर कोरोना वॉरियर्स के समर्पण को सैल्यूट कर रहा है, उन पर फूल बरसा रहा है, लेकिन जाहिल जमाती उन पर गंदगी फेंकने से बाज नहीं आ रहे। उन पर थूक रहे हैं, उन्हें पत्थरों और डंडों से पीट रहे हैं। ऐसे में क्यों न सवाल उस तालीम और उन संस्कारों पर उठाए जाएं जो जमात को जहालत का अड्डा साबित करते दिखाई दे रहे हैं। देश का सवाल में आज इसी जहालत की जमात की बात होगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, इंडिया न्यूज में शाम 7 बजे देश का सवाल में आपका स्वागत है। संजय जी, जमातियों ने दिल्ली को ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। नहीं, निश्चित रूप से अभी कई जगहों पे क्वारंटाइन करके और हॉस्पिटल में भी जो लोग मरकज से जिन लोगों का पॉजिटिव केस पाया गया था या सस्पेक्टेड थे, उनको पूरे दिल्ली में अलग अलग जगहों पे रखा गया है। और दिल्ली की सरकार और हमारे चिकित्सक ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे इस संकट से निपटा जाए और कैसे जल्द से जल्द ये जो जांच वगैरह होने के बाद जो ट्रीटमेंट हो रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए। उसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का प्रयास ये है कि इस संकट को उन एरियाज में जहां विजिट किया है मरकज में आने वाले लोगों ने, उसको आइडेंटिफाई करके वहां पे जांच पूरी की जाए, वहां पे देखा जाए कि कोई ऐसा पॉजिटिव केस मिल तो नहीं रहा है। जी संजय जी, एक और बात, जहां तक लगातार मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी हो। मनीष जी, आवाज बहुत कर रही है। हेलो, मैं पीसीआर से कहता हूं संजय जी, पीसीआर संजय जी की आवाज गूंज रही है, जरा इसे ठीक किया जाए। संजय जी, बेहतर हुई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल। जी संजय जी, मेरा दूसरा सवाल ये कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस को 1900 से ज्यादा लोगों के नंबर दिए थे। क्या उनकी ट्रैकिंग, जैसा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल कहा था कि T5 फॉर्मूले पर दिल्ली सरकार काम करेगी, ट्रैकिंग को लेकर आखिर कोई जानकारी कि कौन कहां कैसे छुपा हुआ है? संजय जी, देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें प्रयास ये है कि जैसे जितने दिनों तक वो लोग रहे हैं और उन दिनों में वो कहां पर गए हैं, वो लोग किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं, जिससे एक खतरा बढ़ जाता है कि भाई जिन एरियाज में वो लोग गए, विजिट किया, उससे दूसरे लोगों को
कोरोना का संकट पैदा हो सकता है, ये संक्रमण फैल सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने वो फोन नंबर उपलब्ध कराया है पुलिस को कि उन नंबर्स पे कॉल करके, उन जगहों पे कॉल करके पता करें, ट्रैकिंग करें कि कहां ये लोग गए थे और क्या ऐसे एरियाज हैं, क्या वहां पर कोई ऐसा आदमी है जो इसके सिम्टम्स पाए जा रहे हैं कोरोना के, और उसके आधार पर फिर दिल्ली सरकार वहां पे अपने चिकित्सा टीम भेज के और बाकी आगे की कार्रवाई कर सकती है। जी संजय जी, एक और बात, आज प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में, लेकिन अभी उसमें और तेजी से काम करने की जरूरत है। पुलिस अभी और थोड़ा, हम लोगों को अपेक्षा है, उम्मीद है कि थोड़ा पुलिस इसमें और सक्रियता से अगर ट्रैक कर पाएगी तो अच्छा रहेगा। इसलिए आज मुख्यमंत्री जी ने और हम सब लोगों ने सुबह एक कॉन्फ्रेंस कॉल हुई थी सांसदों की, उसमें भी ये विषय उठाया था। जी संजय जी, प्रधानमंत्री जी ने आज सर्वदलीय बैठक में जो संकेत दिए हैं उससे ये लगता है, साफ संकेत है कि लॉकडाउन बढ़ने वाला है। लोगों के मन में ये चिंता है कि 14 अप्रैल के बाद आखिर क्या होगा। दिल्ली सरकार, आप आम आदमी पार्टी के कोर कमेटी मेंबर हैं, आपकी क्या राय लगती है, और जो इस समय हालात हैं उसको देखकर क्या लगता है? देश आपसे जानना चाहता है, दिल्ली के दिल में रह रहे लोग जानना चाहते हैं। मनीष जी, देखिए, इस वक्त जिस तरह से अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली आप देख लीजिए, आज बहुत ज्यादा केसेस दिल्ली में हो चुके हैं और भी उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं। तो परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। निश्चित रूप से देश भर में केसेस बढ़ रहे हैं, इससे लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पक्ष भी वो है कि रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, जिनकी जिंदगी में इस वक्त खाने का संकट पैदा हो गया है। तो सामूहिक रूप से प्रयास करके, उसमें सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, एमपी एमएलएज हैं, वो लोग अपने स्तर से उस संकट से निपटने का काम कर रहे हैं, भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन कितना लंबा हम इस चीज को जारी रख पाएंगे, उन सारी चीजों का आकलन करके चरणबद्ध तरीके से हटाएगी सरकार या इसको और लॉकडाउन को बढ़ाएगी। मैं समझता हूं इसको एक सामूहिक रूप से चर्चा करके, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की चर्चा होने के बाद ही इस पर कोई निर्णय होना चाहिए। अचानक कोई बात बोल देना वो ठीक नहीं होगा। कि सभी परिस्थितियों का आकलन केंद्र सरकार भी कर रही है और दिल्ली सरकार भी कर रही है, तमाम अन्य सरकारें भी कर रही हैं। सबका फीडबैक लेकर ही कोई अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन अगर आप बीमारी के फैलने के बारे में मुझसे पूछेंगे, निश्चित रूप से ये इस समय सबकी चिंता का विषय है। महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कई राज्य अब धीरे धीरे इसके चपेट में आ रहे हैं और ये बीमारी, ये संक्रमण बढ़ रहा है उन राज्यों में। संजय जी, आप बड़े सधे हुए नेता हैं, मंजी हुई भाषा और बिल्कुल नापतौल के शब्दों को आप कहते हैं। आपने संकेत में ये तो कहा कि इसका आकलन सामूहिक रूप से होगा, लेकिन ये संकेत बार बार और खुले तौर पर आए हैं कि जमातियों ने दिल्ली को मुश्किल में ढकेला है। और जहां तक इन जमातियों की बात की जाए, आप सारे देश में आंकड़े देखें, लगभग 35% जो मामले हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत एक महान शक्ति के रूप में कोरोना को हराने, कोरोना को ध्वस्त करने और खत्म करने की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन जमातियों ने जिस तरह से देश को ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा किया है, जमाती और कुछ इनके जमात के मौलाना अब कहने लगे हैं कि जमातियों के साथ सियासत होने लगी है। संजय जी, नहीं, इसके दो पक्ष हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि निश्चित रूप से मरकज से बहुत बड़े पैमाने पर पॉजिटिव केसेस आए और वो अलग अलग राज्यों में गए, उससे दूसरे लोग भी संक्रमित हुए और उसको अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पे देख रही हैं, उन जिलों को आइडेंटिफाई कर रही हैं जहां पर जमात के लोग गए थे और उनको जांच करने का, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहां जो उनको अपनी ओर से जो सावधानी बरतनी है वो सरकार कर रही है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि इस पूरे मामले को जैसे कोरोना जिहाद का नाम दिया जा रहा है, कोरोना जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से भी बचना चाहिए। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं
कि जो ये जमाती जो लोग गए हैं, इससे सबसे ज्यादा किसको प्रभावित किया? मुस्लिम समुदाय के लोग ही इस संक्रमण के ज्यादा चपेट में आया। पूरे आंकड़े उठाकर देख लीजिए, जिन जिन राज्यों में गए, जिन जिन मस्जिदों में रुके, जहां जहां लोगों के संपर्क में आए, ये सारे लोग मुसलमानों के ही संपर्क में आए। तो इसलिए जिहाद का नाम देना मुझे लगता है ठीक नहीं है, क्योंकि जिहाद अपने ही धर्म के लोगों को मारने के लिए कोई ये लोग करेंगे या अपने ही लोगों को संकट में डालने के लिए करेंगे, ये नहीं कहा जा सकता। हां, निश्चित रूप से लापरवाही बरती है, बहुत बड़ी लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना काम किया है, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा संकट हम लोगों को देखने को मिल रहा है और उस पर सरकारें अपने स्तर पे काम कर रही हैं। जी संजय जी, जहां तक आपने जहालत की बात की, तो कल ही का एक इन्होंने जो नमूना पेश किया है, शर्म से गर्दन झुक जाती है। द्वारका में जिस तरीके से जिस क्वारंटाइन में ये थे, वहां से यूरिन की, मुझे ये स्क्रीन पर कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। ये निर्लज्ज हरकत नहीं, ये बेहयाई नहीं, ये बदतमीजी नहीं, ये अश्लीलता नहीं, तो क्या कहा जाए? क्या मरकज इन्हें यही सिखाती है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। ऐसा करते हुए, ऐसी अश्लीलता करते हुए, ऐसी गैर जिम्मेदारी का परिचय देते हुए जो भी व्यक्ति पाया जाए, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज आप इस बीमारी से खुद अपने आप को नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी संकट में डाल रहे हैं। ऐसा कोई भी कार्रवाई करते हुए व्यक्ति पकड़ा जाए, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी, दिल्ली सरकार की क्या योजना है ऐसे लोगों को लेकर? संजय जी, बात ये भी आ रही है कि जो लोग छुपे हुए हैं, अब भी छुपे हुए हैं, तो क्या सरकार ये सोच रही है कि इनके खिलाफ किस तरह का एक्शन होना चाहिए? हिमाचल प्रदेश में साफ कह दिया गया है, आपको अल्टीमेटम और वार्निंग दी गई थी, एक तय समय के अनुसार अगर आप नहीं पेश हुए तो सरकार कानून के तहत काम करेगी और हद अटेम्प्ट टू मर्डर तक लगाया जा सकता है, जो एक्शन के तहत किया जाएगा। देखिए, आप भी इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने उन 2000 लोगों के नंबर दिए हैं और कहां कहां किन किन एरियाज में वो गए हैं, उसको ट्रैक करने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को दी है। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो प्रयास करके मरकज में जितने लोग थे, उन सारे लोगों को अलग अलग जगहों पे शिफ्ट किया जा चुका है। मरकज में जितने लोग थे, उन सारे लोगों को क्वारंटीन किया जा चुका है। उनमें से जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन वो लोग किन किन एरियाज में गए हैं उस दौरान, उसको आइडेंटिफाई करके जैसे ही पुलिस प्रशासन हम लोगों को बताएगा, उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। अभी उसमें पुलिस भी अपना काम कर रही है और भी तमाम जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, लेकिन उस दिशा में पुलिस भी अपनी ओर से प्रयास कर रही, काम कर रही है। जो जो हमको फीडबैक मिलता जाएगा, दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी संजय जी, संक्षिप्त जवाब और एक आखिरी सवाल। मुझे पता है आपकी व्यस्तता बहुत है। सवाल ये कि शुरुआती दौर में प्रशासन से लापरवाही हुई मरकज में इस जमात को लगने देने को लेकर। देखिए, इसमें 2-3 चरणों में पूरी बात को समझना होगा। केंद्र सरकार ने साफ तौर पे निर्देश जारी किया था, मनीष जी आप जानते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जाएगा, उनको अलग अलग जगहों पे रखा जाएगा। मानेसर में उनकी व्यवस्था की गई थी, छावला में आईटीबीपी में उनकी व्यवस्था की गई थी और कई जगहों पे डीडीए के फ्लैट्स वगैरह में उनका इंतजाम किया गया था कि पहले उनको अलग रखा जाएगा 14 दिनों के लिए, फिर उनको अलग अलग एरियाज में जहां वो जाते हैं वो जाएं। या फिर इसके साथ ये भी नियम लगाया गया था कि भाई अगर कोई व्यक्ति विदेश से आ रहा है और जा रहा है अपने घर, तो 14 दिन वो बिल्कुल अलग रहेगा। सबसे पहली बात तो इस पॉइंट पे बड़ी लापरवाही हुई कि कैसे इन 17 देशों के नागरिकों को बगैर जांच किए, बगैर क्वारंटाइन किए कैसे यहां पर आने दिया गया। ये जो विदेश से आए हुए नागरिक थे यहां मरकज में, उनके द्वारा ये बीमारी फैली, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। पहला केस तेलंगाना में आया, उसके बाद तब यहां हड़कंप मचा और तब तक ये लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन घोषित हो चुका था। लेकिन 15 तारीख से 12 मार्च को हमारी सरकार का एक आदेश आया जिसमें 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। नागरिक थे यहां मरकज में, उनके द्वारा ये बीमारी फैली, जो अभी तक की जानकारी मिल रही है। पहला केस तेलंगाना में आया,
उसके बाद तब यहां हड़कंप मचा और तब तक ये लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन घोषित हो चुका था। लेकिन 15 तारीख से 12 मार्च को हमारी सरकार का एक आदेश आया जिसमें 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। फिर एक आदेश 16 को आया, फिर 19 को आया, फिर 21 को आया, जिसमें हमने अंतिम आदेश ये है कि भाई 5 लोगों से भी ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। उस समय रहते अगर पुलिस प्रशासन ने जो हमने 13 का आदेश दिया था उसका अनुपालन कराया होता और उस मरकज की जगह को खाली करा लिया होता तो शायद इतना बड़ा संकट देखने को नहीं मिलता। उस स्तर पे एक बड़ी लापरवाही हुई है, मैं ऐसा मानता हूं। जी संजय जी, जैसा कि मैंने कहा था कि जी संजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। मेरा सवाल था, उन्होंने माना कि चूक हुई, एक मंजे हुए नेता की तरह सधी हुई भाषा बोलते हुए संजय सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े और कोरोना अपडेट को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारियों और इससे निपटने की तमाम कोशिशों पर बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।